Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss thermochemistry or you can say chemical energetics. केमिकल एनर्जेटिक्स को बाकायदा पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम उन्हीं टर्म्स पर बात कर लेते हैं और उनको लेकर फिर अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 टर्म इज़ क्यू या हीट। हीट क्या होती है? हीट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। दो बॉडीज़ हैं, एक हॉटर बॉडी है, कोल्डर बॉडी है। हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में जो हीट ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसे आप हीट कह देते हैं। अगर आप किसी बॉडी की कोल्डनेस या हॉटनेस मेजर करना चाहते हैं तो आप इसे टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दूसरी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो आप कहेंगे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी जो है वो हॉटर है। अच्छा, एक टर्म होती है एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। इसी तरीके से एंथैल्पी। एंथैल्पी होती है हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर या क्यूपी। इसे आप एंथैल्पी या चेंज इन एंथैल्पी टू बी वेरी प्रिसाइज कह सकते हैं। एक और टर्म है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ ए सिस्टम। इंटरनल एनर्जी में दरअसल काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज आ सकती हैं। इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कोई भी काइनेटिक एनर्जी लाइक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें सारी एनर्जीज शामिल होती हैं। इंटरनल एनर्जी में जो एनर्जी शामिल नहीं होती वो होती है एनर्जी या मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटेशन। ये जो ग्रेविटेशन की वजह से ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा होता है वो एज सच जो है हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। बाकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज हैं उन्हें हम इंटरनल एनर्जी में कंसिडर करते हैं। इंटरनल एनर्जी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्दर एक्सप्लेन भी किया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर जो है वो बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर भी आगे बात होगी। अच्छा, ये तो बेसिक डेफिनेशंस आ गई। अब हमें कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए है ताकि हम प्रोसेसेस के बारे में डिटेल जान सकें। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर कंसिडरेशन आप उसे सिस्टम कह देते हैं। फॉर एग्जांपल इस जो कंटेनर है इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वाटर रखा हुआ है तो वाटर मेरा सिस्टम हो जाएगा। अच्छा, वाटर के सिस्टम के अलावा जो कुछ है इस यूनिवर्स में उसे हम सराउंडिंग कह देंगे। सराउंडिंग जो है ना वो सिस्टम के अलावा जो कुछ है वो सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली रियल या इमेजिनरी, सही भी हो सकती है, नज़र भी आ सकती है, या फिर सिर्फ फर्जी सेपरेशन भी हो सकती है, उसे आप बाउंड्री कह देते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में हीट फ्लो कर सकती है इन और आउट डिपेंडिंग अपॉन की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो हमने दो टाइप के रिएक्शंस यहाँ बना लिए हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम हीट देता है सराउंडिंग को, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम हीट गेन कर लेता है सराउंडिंग से। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर बात की जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। सही है जनाब, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। एनर्जी प्रोफाइल के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को, और आपको नजर आ रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। अच्छा, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसका कॉन्सेप्ट आप पहले देख चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में। आप यहाँ पर एक बात पक्की समझते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी का गैप होता है इसे आप कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और एंथैल्पी यहाँ पर नेगेटिव में है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, वर्क भी इसी तरीके से, जिस तरह सिस्टम हीट देता है तो वो एंथैल्पी उसकी नेगेटिव हो जाती है, इसी तरह अगर सिस्टम काम करेगा, वर्क करेगा, तो उसका वर्क भी नेगेटिव में आ जाएगा। सही है जनाब। एक लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसे मुझे यहाँ पर लाजमी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये आइडिया जो अभी मैंने W के हिसाब से लिखा उसको मैं वाज़ेह कर सकूँ। अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रखना है आपने कि जो भी हीट आप सिस्टम को देते हैं, सिस्टम के पास एक है हीट Q और एक है वर्क W।
अगर आप किसी सिस्टम को हीट देंगे और वो सिस्टम थोड़ा सा वर्क कर लेगा तो वर्क करने के अलावा बाकी जो भी हीट बच जाएगी वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकती है सिस्टम की। तो सिस्टम को जब भी हीट क्यों दी जाती है तो वो उससे दो काम करता है, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है डेल्टा ई और एक वर्क करता है। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वो माइनस में आ जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर या फिर यहाँ पर जब भी सिस्टम काम करे तो आप इसे Q माइनस डब्ल्यू कह देते हैं। ठीक हो गई जी बात। अगर आप सिस्टम में वर्क को फर्दर डिफाइन करते हैं तो वर्क फर्दर डिफाइन हो सकता है Q माइनस पी डेल्टा वी। वर्क डन जो है ना केमिस्ट्री में वो होता है P डेल्टा वी। जस्ट इमेजिन कि एक कंटेनर है जैसा कि मैंने आपके सामने रखा हुआ है और इस कंटेनर में आपने सिस्टम को हीट दी थी। यहाँ पर मैं सिस्टम को दे देता हूँ हीट। अच्छा, सिस्टम को मैंने क्यों हीट दी? सिस्टम के पास दो रास्ते थे, इंटरनल एनर्जी बढ़ाना या वर्क डन करना। आपने जो ये बर्तन रखा हुआ है, कंटेनर रखा हुआ है, ये कंटेनर जो है ना ये क्लोज्ड है, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। तो अगर ये सिस्टम जो है इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता यानी कि यहाँ पे डेल्टा वी ज़ीरो है, आप कहते हैं कि वॉल्यूम चेंज जो है वो ज़ीरो कर दें, सिस्टम वर्क डन ना कर सकता हो, तो फिर जो भी हीट आप देंगे वो सारी की सारी वॉल्यूम जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देंगे वो सब की सब गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह को बढ़ा देगी। ये हो गई बात एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम को कोई हीट देते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी चेंज बन जाता है। इसे मैंने पहले भी लिखा था और मैंने वाज़ेह किया कि इसे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन करूँगा। इसके हवाले से एक अच्छा सा MCQ भी हम देख सकते हैं। अच्छा, फिलहाल अभी हम जो है सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख चुके हैं। ठीक हो गई जी बात। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हवाले से हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी। अब आगे चलते हुए ये बात आपने पहले से पढ़ी हुई है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होती है और जो बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो ज़्यादा होती है। इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सिस्टम सबसे पहले हीट अप होता है, सिस्टम अपनी हीट देता है, ये हीट सराउंडिंग में जाती है, सिस्टम कूल डाउन होता है और सराउंडिंग जो है वो हीट लेकर हीट अप हो जाती है। इसके मुकाबले में एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात की जाए तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर सिस्टम पहले कूल डाउन होता है, पहले खुद कूल डाउन होता है, याद रखना है सिस्टम पहले खुद कूल डाउन होता है और फिर कूल डाउन होता है तो सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से हीट ले लेता है। सही है जनाब। सिस्टम क्या करता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंज होना चाहिए, हीट कम्स फ्रॉम सराउंडिंग, यहाँ पे हीट कम्स फ्रॉम सराउंडिंग, तो हीट सराउंडिंग से आती है, सिस्टम नॉर्मल हो जाता है और सराउंडिंग कूल डाउन हो जाती है। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसी तरह अगर वर्क डन ऑन दी सिस्टम होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। आखिर में ये भी देख लें कि अगर एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, रिएक्शन काइनेटिक्स में पिछली बारी हम ये देख चुके हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिवर्स रिएक्शन से ज़्यादा होती है। तो ये हो गया एक्सो और एंडो का एक कंपैरिजन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कुछ मशहूर मिसालें हम यहाँ पर देखते हैं, फिर हमने MCQs की तरफ चलना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मशहूर मिसाल है बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक है। एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना एक्सोथर्मिक है। किसी चीज की फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक है। कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है। कंबस्टन एक्सोथर्मिक है। वाटर का बनना एक्सोथर्मिक है। दूसरी तरफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक है। एटोमाइजेशन, एटम्स का बनना एंडोथर्मिक है, मॉलिक्यूल से एटम का बनना। मेल्टिंग एंडोथर्मिक है। एवेपोरेशन एंडोथर्मिक है। बॉइलिंग एंडोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। एटोमाइजेशन देख ले, मैंने लिख लिया एंडोथर्मिक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके NO का बनना एंडोथर्मिक है। तो ये सब एंडोथर्मिक प्रोसेसेस की मिसालें मैंने दे दी। तो अभी तक हमने बात कर ली है एक्सो और एंडोथर्मिक के कंपैरिजन की और साथ साथ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक फ्रेमवर्क को भी देख लिया है विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ, किसको एक्सप्लेन किया हमने, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए Q माइनस W लिखा गया है और अगर वर्क डन ऑन दी सिस्टम होगा, वर्क डन बाय दी सिस्टम होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में है। अगर वर्क डन ऑन दी सिस्टम होगा तो सिर्फ चेंजिंग क्या आएगी वो मैं बता देता हूँ। वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो तो डेल्टा E इज इक्वल टू
Q प्लस W। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी हीट देंगे, जो भी वर्क करेंगे, मिलकर वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हैं। बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। अगेन देख लें, अगर आप हीट देंगे सिस्टम को, सिस्टम पर काम करेंगे, दोनों मिलकर क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे। सही हो गई जी बात। अगर आप हीट देंगे सिस्टम को और सिस्टम काम करेगा, तो जो हीट दी है आपने उसमें से कुछ हीट वर्क डन करेगी और बाकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, जाया नहीं होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो हीट का कुछ हिस्सा वर्क करने में इस्तेमाल हो जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो जो वर्क हो रहा है और जो हीट हो रही है मिलकर वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अगर आप वर्क नहीं करवाएंगे, यहां भी नहीं करवाएंगे, तो फिर वर्क डन जब जीरो होगा तो हीट जो चेंज है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट दी जाएगी वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर किया, काफ़ी आइडियाज़ आपके बन चुके हैं। तो अब चलें फिर उनको टेस्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को कुछ एमसीक्यूज़ के ज़रिए। फॉर एग्जांपल पहला एमसीक्यू है हमारा कि ए सॉलिड है और वो 1 प्रोसेस से गुजरकर लिक्विड में जा रहा है, 2 प्रोसेस से गुजरकर गैस में जा रहा है, गैस को आप 3 प्रोसेस से गुजारें वो वापस लिक्विड में आ जाती है और लिक्विड को 4 प्रोसेस से गुजारें वो वापस सॉलिड में आ जाती है। अब सवाल ये है आइडेंटिफाई दी एंडोथर्मिक स्टेप्स। यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स एंडोथर्मिक है? अच्छा, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को आप हीट देते हैं और वो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, अलाइनमेंट खराब हो जाती है, तो ये प्रोसेस जो है ना इसे आप कहते हैं मेल्टिंग। मैंने लिखा हुआ है कि मेल्टिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, मेल्टिंग के बाद गैस में जाने के लिए आप फर्दर हीट करते हैं, इसे एवेपोरेशन कह सकते हैं या इसे बॉइलिंग कह सकते हैं, और बॉइलिंग भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएंगे, देख लें जनाब 1 और 2 यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएंगे। अच्छा आगे चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एंडोथर्मिक। ये 4 प्रोसेस तो हैं, नो डाउट 4 प्रोसेस हैं, लेकिन इन चारों में से सबसे ज़्यादा एंडोथर्मिक कौन सा है? तो हमें पता लगता है कि सॉलिड से लिक्विड में जो जाना है, सॉलिड से लिक्विड में जाना, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड और लिक्विड की तकरीबन जो है बराबर है, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन तकरीबन बराबर है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी जब हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। लेकिन जब लिक्विड से गैस में जाते हैं तो सडन चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर चेंज देखने को मिलता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में, वो बहुत कम हो जाती हैं और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो बड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो लिक्विड से गैस में जाना जो है इसके अंदर जो एनर्जी चेंज होगा वो सबसे ज़्यादा होने वाला है, ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा एंडोथर्मिक होगा। क्लियर हो गई जी बात। आगे चल पड़ते हैं, एक और सवाल यहाँ पर देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल। A + B मिलकर C बना रहे हैं, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस रिएक्शन के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है? क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है? जी नहीं, ये तो एक्सोथर्मिक है। नेगेटिव साइन कब आता है? ये मैंने लिख लिया, एक्सोथर्मिक के साथ आता है। क्या ये स्पॉन्टेनियस है या एक्सोथर्मिक है या स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक है? रिमेंबर दैट ये जो वैल्यू लिखी हुई है माइनस के साथ, ये सिर्फ बता रही है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, क्योंकि प्रोसेस के एक्सोथर्मिक होने में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का गैप हम नोट करते हैं। इधर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, इसका अंदाजा आप उस वक्त तक नहीं लगा सकते जब तक कि आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का नहीं पता। हो सकता है कि इस रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बड़ी ज़्यादा हो, है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन आपके पास माहौल में एनर्जी ही नहीं है, और जब माहौल में एनर्जी नहीं है तो फिर माहौल में एनर्जी ना होने की वजह से, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ना होने की वजह से फिर वो प्रोडक्ट में नहीं जा सकेगा। तो याद रखना है आपने कि सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होते। एक और मिसाल ये देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं, -285 एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इस पॉइंट से मैंने जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है वो ये कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस से स्पॉन्टेनियस भी होंगे, इसकी कोई शर्त नहीं है। और 2 एग्जांपल मैंने कोड की, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, दोनों से ये बात वाज़ेह हो गई। अच्छा आगे की तरफ चल पड़ते हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर हमें मिलता है, एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम।
एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, ये देखें उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस कम्स फ्रॉम, एनर्जी आती कहाँ से है इस प्रोसेस के होने के लिए? क्या ये सराउंडिंग से आती है? देखकर हमेशा ऐसे लगता है कि शायद एंडोथर्मिक प्रोसेस में ना एनर्जी सराउंडिंग से आती है, या ये बाउंड्री से आती है? क्या ये सराउंडिंग से आती है? क्या ये बाउंड्री से आती है? क्या ये सिस्टम से आती है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने इसीलिए इवेंट्स लिखे थे यहाँ पर कि फर्स्ट टाइम होता यह है कि सिस्टम कूल्स डाउन। सिस्टम जो ना अपने जो बॉन्ड उसने बनाने या तोड़ने हैं उनसे एनर्जी लेता है, उनसे अपने आप को जो है वो फाइनल स्टेट में लेकर जाता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में। उसके बाद फिर सराउंडिंग, मैंने सिस्टम को सराउंडिंग कर दिया, उसके बाद फिर सराउंडिंग जो है वो सिस्टम को हीट देती है। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द बिगिनिंग सिस्टम इटसेल्फ एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एनर्जी देता है। सिस्टम के अंदर ही रिएक्टेंट हैं जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो खुद अपनी एनर्जी यूज करते हैं। इसलिए सिस्टम पहले कूल डाउन होता है, फिर बाउंड्री से एनर्जी लेता है, फिर सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, और फिर बाद में सराउंडिंग और बाउंड्री जो है वो ठंडे हो जाते हैं। लेकिन पहली बारी एनर्जी जो है वो सिस्टम अपनी यूज करता है। ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हमने आपसे पूछा। फर्दर एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए? सबसे पहले देखें फ्रीजिंग, फ्रीजिंग तो मैंने लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो तो एंडोथर्मिक है ही नहीं। दूसरा देखें मेल्टिंग, मेल्टिंग जो ना यूजुअली वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन क्या मेल्टिंग जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? जी हाँ, यूजुअली मेल्टिंग ऑफ आइस की अगर हम बात करें तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसी तरीके से एवेपोरेशन, एवेपोरेशन हमने पढ़ा हुआ है लिक्विड्स वाले सेक्शन में कि एवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यूजुअली जो मेल्टिंग होती है जनरली स्पीकिंग, तो मेल्टिंग जो है ना वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एवेपोरेशन भी एक स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। लाइक मेल्टिंग में हमने बात की, मेल्टिंग ऑफ आइस की अगर आप बात कर लें तो वो स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर हो गई जी बात? तो ये सारे आइडियाज़ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में हमने देखे। एक और सवाल यहाँ पर हमारे सामने आ गया। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के हवाले से क्या बात सही है? एंडोथर्मिक प्रोसेस में मैंने बताया कि जो रिएक्टेंट है उन्हें बड़ी एनर्जी हिल क्रॉस करनी पड़ती है, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को प्रोडक्ट में पहुंचाने के लिए। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन वो ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कम है। यही बात यहाँ लिखी हुई है, यही बात ऑप्शंस में पूछी गई है, और इसी वजह से मैं यहाँ पर बीटा ऑप्शन टिक कर देता हूँ। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से ज़्यादा होगी। ये आइडिया भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास करने के लिए जो काम रह गया है वो है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी बेसिक डिटेल हम यहाँ देख चुके हैं, इसको हम एक दो क्वेश्चंस के ज़रिए से फर्दर एलेबोरेट करें, फिर हम बात करें एंथैल्पीज़ और स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ की, और आखिर में हम हेस लॉ को देखें। तो ये सारा काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जी। आज के डाटा में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप लाजमी ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग हो तो भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोई भी डाउट आपका जो है उसे क्लियर करने के लिए हम हमेशा मौजूद हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें नेक्स्ट टाइम तक के लिए, ताकि अगर कोई भी बात रह जाए तो उसे आप पूछ लें। मैंने जैसा कि पहले कहा, तो टिल देन नेक्स्ट टाइम टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।